हमारा टॉपिक है आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मेन कॉन्सेप्ट है, टीएस ग्रेवाल को मैंने बेस बनाया है, डीके में मुझे ज्यादा कुछ चेंजेस लगे ही नहीं, बस एक कोई कन्वर्शन वाला पॉइंट है। देखो इसके अंदर आपको पता ही है, एक तो बैलेंस शीट होती है जिसका दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट होता है, एक इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है जिसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा और जो मुझे बताने वाली बात है, एक इसका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आप लोग एज यूजुअली इसके फॉर्मेट को बहुत अच्छे से जानते हो। एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट एज एट जिस दिन आप बना रहे हो, बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक नोट नंबर का, एक फिगर्स ऑफ करंट ईयर और एक फिगर्स ऑफ मतलब एक एंड में करंट ईयर की डिटेल और एक प्रीवियस ईयर के एंड की डिटेल। बैलेंस शीट की 2 ईयर की डिटेल आपको रखनी होती है। पहला टाइटल आपका चलता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेन हेड जो है आपका मेजर हेड, उसके अंदर फिर आपका पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर दूसरा हेड आता है आपका शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा आपका हेड आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आपको 4 चीजें लाइन से लिखनी होती है। इनके जो ऑर्डर है वो रिस्पेक्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस में रहने चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद आपका फोर्थ हेड आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में गिनती की 4 चीजें आती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, फिर इनको टोटल कर देते हैं। फिर आ जाइए असेट्स पे। असेट्स में इन्होंने 2 मेजर हेड रखे हुए, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर इन्होंने 5 पॉइंट डाले हुए। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, पांचवा अदर नॉन करंट असेट्स। अच्छा, जो पहला हेड है उसके अंदर आपको बैलेंस शीट के ही अंदर पहले हेड को केवल इकलौता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स एक ऐसा हेड है जिसके अंदर सब हेड आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाने पड़ रहे हैं। ठीक है, पहला है उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल असेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब इनकी भी डिटेल वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगी। करंट असेट्स में आपको पता ही है ABCDEF 5-6 पॉइंट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। फिर इसका टोटल कर देंगे और दोनों को टोटल इक्वल आता है। अभी हम इनके हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। पहला हेड एंड कंटेंट्स है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी इज टर्म्ड, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहले इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी इज टर्म्ड एज अ शेयर होल्डर फंड, इसका दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर फंड। इसके बाद एक लाइन है, द टर्म लायबिलिटी मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में क्या है? शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है? 4 चीजें इंक्लूड है। शेयर इश्यूड अगेंस्ट अमाउंट टू प्रमोटर एज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता ही है प्रमोटर वो होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताता है कि कितने शेयर्स वो सब्सक्राइब कर रहा है, जो मिनिमम शेयर्स को वो सब्सक्राइब करता है, कंपनी को एस्टैब्लिश कराता है, शेयर्स कंपनी के मिनिमम लेने की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये एक तो शेयर कैपिटल के अंदर प्रमोटर को दिए गए शेयर्स आते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट से जो शेयर कंपनी शेयर से फंडिंग लेती है वो भी शेयर कैपिटल के अंदर आता है। शेयर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन के लिए और जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं वो भी सब शेयर कैपिटल के अंदर आता है। शेयर इश्यूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी आपका शेयर कैपिटल के अंदर आता है। इट इंक्लूड बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल, दोनों ही तरह के शेयर कैपिटल आपके इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। शेड्यूल 3 of the Company Act 2013 prescribe that balance sheet to disclose, that is show authorized capital, issued capital, subscribed capital, amount called up by company and paid up by the shareholder। ये चीजें इसके अंदर आपको दिखानी होती है। ठीक है, तो डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द शेड्यूल आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स, और इनकी जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी है। द डिटेल प्रिस्क्राइब्ड टू बी गिवन फॉर शेयर कैपिटल आर, पहली होती है ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इश्यू एज शेयर कैपिटल, जो मैक्सिमम कर सकती है कंपनी उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। The amount of authorized capital is shown in the notes to account on share capital for information only.
मैं टू द पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम मैंने फालतू चीजें डाली है इसके अंदर, बस इतना डाला है कि आपको एक समरी मिल जाए चैप्टर की। तो ये जो आपका ऑथराइज कैपिटल है वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। शेयर कैपिटल के अंदर केवल एक इंफॉर्मेशन पर्पस है, इट इज नॉट एडेड टू द लायबिलिटी, इसको लायबिलिटी में हम लोगों को ऐड नहीं करना है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आती है हमारी शेयर कैपिटल के अंदर, इश्यूड कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट की बात हो रही है। इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है विच द कंपनी हैज इश्यूड टू प्रमोटर by private placement and for subscription up to the date of balance sheet। मतलब ये सारी चीजें इश्यूड कैपिटल के अंदर आती हैं, चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट से आ रहा हो आपका, चाहे आपने सब्सक्रिप्शन दिखाया हो इसके अंदर, सब्सक्राइब करने के लिए आपने शेयर इश्यू की हो या प्रमोटर को शेयर दिए हो, ये सब आपको इश्यूड कैपिटल के अंदर दिखाने हैं। शेयर इश्यूड अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल गिविंग द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, मतलब आपने हर एक तरह के, हर एक क्लास के कितने शेयर आपने लोगों को दिए हैं, एंड देयर नॉमिनल वैल्यू इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल। आपको नोट टू अकाउंट में क्या दिखाना है, कितने हर क्लास के कितने कितने शेयर आपने इश्यू किए हैं और कितने रुपए का एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर ईच क्लास के आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाने हैं। लाइक नहीं, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इश्यूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। जो आपने इश्यूड कैपिटल की है वो ऑथराइज्ड कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। ऑल्सो इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन द सब्सक्राइब कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के इक्वल हो सकती है और उससे ज्यादा हो सकती है। बस एक बैरियर ये है कि इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, अमाउंट ऑफ इश्यूड कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, इट इज नॉट एडेड टू द लायबिलिटी। इसको भी आपको ऐड नहीं करना है, केवल नोट्स टू अकाउंट में इन्फॉर्मेशन के प्रोस्पेक्टिव से दिखाना है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, थर्ड पॉइंट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which has been subscribed, जो लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया गया, ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट होता है। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वेदर इन कैश और काइंड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन एज शेयर कैपिटल ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में सब कुछ आता है, चाहे कैश में किया हो शेयर इश्यू या कैश इन काइंड में किया हो, कैश की जगह किसी और रूप में आपने शेयर इश्यू किए हो, वो सब आपका सब्सक्राइब कैपिटल में आएगा और उसका जो टोटल होएगा वो आपको बैलेंस शीट के फेस पे दिखाना है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज क्लासिफाइड दैट इज शोन अंडर द फॉलोइंग टू हेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, दोनों में आपको दिखाना है। Subscribed and fully paid up, shares are shown as subscribed and fully paid up when both the following conditions are met। जब दो चीजें पूरी होंगी तब आप subscribed and fully paid up मानेंगे। पहला, the company has called the full nominal value of share, मतलब पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने मांग ली हो, अगर 10 रुपए का शेयर तो पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप हो गए हो। दूसरा, द कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, ना केवल पूरा की पूरा मांगा हो बल्कि पूरा की पूरा आया भी हो, पूरा की पूरा शेयर, पूरी शेयर की फेस वैल्यू कंपनी को कॉल्ड अप करनी है और पूरा की पूरा अमाउंट लोगों को दे देना है। तो वो सिचुएशन में जो अमाउंट आ रहा है वो सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में जाएगा। इसका फॉर एग्जाम्पल, मिस्ट लिमिटेड हैज इश्यूड 1 lakh equity share of rupees 10 each and has called the full nominal value of rupees 10 to be paid and has also received it, मतलब 10 रुपए की उसकी वैल्यू और मांगनी है और वो मिल भी गई है, टू बी पेड और रिसीव्ड भी हो गई, लोगों को 10 रुपए देने भी थे और लोगों से हमें 10 रुपए मिल भी गए। ठीक है, तो अब शेयर कैपिटल विल बी शोन इन नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, मतलब आप नोट टू अकाउंट की, अगर ये नोट टू अकाउंट समझा रहा है, नोट टू अकाउंट में पहले आप डालोगे शेयर कैपिटल, वहां पे जो आप हेड डाल रहे होंगे ना, अंदर सब हेड डाल रहे होंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नोट टू अकाउंट में जो आइटम डाल रहे होंगे
डाल रहे होंगे आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें आप कैसे दिखाएंगे, उसके अंदर भी आप एक और पॉइंट डालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वहां आप दिखाएंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल करके आप दिखाएंगे 10 लाख रुपीस। आ गया समझ में? फोटोज आई जाएंगे आपके पास आज ग्रुप में, देख लेना। दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, शेयर आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। फर्स्ट, when the company has called the full value of share but has not received the amount called up, कंपनी ने मांगा तो पूरा है पर कंपनी को मिला पूरा नहीं है। मैंने पूरे 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है शेयर का, तो मैंने मांगा है 10 रुपए, बट मुझे लोग बाग पूरे 10 रुपए दे नहीं रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस अमाउंट को हम लोग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। The share on which amount called is not received are classified or shown as subscribed but not fully paid. For example, Fifth Avenue Limited issued 1 lakh equity share of ₹10 each. 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। It called up the full nominal value of the share, that is 10, and received the amount called except the final call of ₹3 on 10,000 इक्विटी शेयर। देखो कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे 10 रुपीज ईच के हिसाब से, सब कुछ आ गया, बस 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई। शेयर कैपिटल, तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल इज शोन इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज फॉलो। हेडिंग डाली आपने पहले शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट में, उसके अंदर डाली आपने पहली दूसरी तो मैं समझाई जगह, उसके अंदर आपने डाली सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके अंदर आपको 2 हेडिंग डालनी पड़ेंगी इस सिचुएशन में। एक डालेंगे आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वहां आप 90,000 शेयर दिखाएंगे, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 ऐसे हैं जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, तो उनको हटा दो। नंबर ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को लेस करके जो बाकी के नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं जिनसे पूरा पैसा मिल गया टाइमली, उनको हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये समझ में आ रहा है? पूर्वी 90,000 कहां से आया? 1 लाख में से 10,000 घटा के 90,000 आया, उस 90,000 का 10 से मल्टीप्लाई करके 9 लाख बाहर लिख देंगे साइड में। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे उसी के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, वहां आप दिखाएंगे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख बनेगा, लेस कॉल इन एरियर, 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आप 1 लाख में से लेस करेंगे 70,000 बचेंगे, उसको आप बाहर दिखाएंगे, जहां आपने 9 लाख लिखे उसके नीचे आप लिखेंगे 70,000। आपका टोटल जो शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 9,70,000। बाकी की और टाइप्स की शेयर कैपिटल को दिखा करके ओवरऑल टोटल करके, वैसे सब्सक्राइब कैपिटल का ही टोटल जाता है, मैंने अभी पढ़ाया था ना, सब्सक्राइब कैपिटल का ही टोटल आपका फेस पे जाता है बैलेंस शीट के। तो ये जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल का फेस है 9,70,000 रुपए का, 9,70,000 रुपए का, वो आपका चला जाएगा। बेटा एक मिनट पानी भरती हूँ, ठीक है, वो आपका कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। आई होप क्लियर है? कोई मन में दुविधा, कोई मन में बात हो तो पूछ लो। इसके बाद बेटा आगे क्या है? सेकंड पॉइंट, व्हेन द कंपनी, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड की, कि हम पूरे मांगे लेकिन पूरे मिले नहीं। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन, और कब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, बैलेंस शीट में खुल मतलब नोट्स अकाउंट में खुलेगा अलग से, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, कंपनी मांगे ही नहीं पूरे 10 रुपए, नहीं कर रहा कंपनी का मन फाइनल कॉल मांगने का या कोई कॉल्स मांगने का। Where the company has not called the full value of the share are classified or shown as subscribed but not fully paid. For example, Noida Infrastructure Limited has issued 1,50,000 shares, equity shares of ₹10 each, on which 8 rupees called up. 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने केवल 8 रुपए मांगे हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज फॉलो। किस तरीके से दिखाएंगे? हेडिंग डालेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, फिर सब हेड डालेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, वहां आप दिखाएंगे पूरे के पूरे 1.5 लाख शेयर, घटाएंगे करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ओवरऑल सबसे ही नहीं मांगी हमने फाइनल कॉल। तो 1,50,000 शेयर और ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अब जो मल्टीप्लाई होगा 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर में, वो 8 से होगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 12 लाख रुपए। समझ गए? आगे लिखा है
कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा और हम लोग तोड़ मोड़ करते हैं इसकी। लेट अस अज्यूम दैट आउट ऑफ द अबव 1.5 लाख इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर हैव नॉट पेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। मतलब एक तो हमने मांगे ही 10 की जगह 8 रुपए, यानी कि 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगी नहीं। अब जो 8 रुपए एक शेयर पे मांगे हैं उसमें भी 1.5 लाख में से 1,50,000 में से 5000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपए की जो फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल नहीं 2 रुपए की, जो फर्स्ट कॉल भी यहाँ पर 2 रुपए की ही है, वो दी नहीं है। तो इस सिचुएशन को कॉल इन एरियर बोलते हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे उसके अंदर, देखिए the share capital in this situation is classified or shown in note to account on share capital under subscribed capital as follows. Subscribed capital, subscribed but not fully paid 1,50,000। नंबर देखिए यहाँ एक गलती कर देते बच्चे जल्दबाजी में, 1,50,000 में से 5,000 घटा देते। नो, कभी नहीं, इस सिचुएशन में कभी नहीं घटेगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में नंबर ऑफ शेयर घटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो खुद ही रिफाइंड शेयर आ रहे हैं। तो 1,50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, मल्टीप्लाई करके आए 12 लाख माइनस कॉल इन एरियर 5000 into 3 is equal to 15,000, सॉरी 2 रुपए की फाइनल कॉल, सेकंड कॉल 5,000 into 2 is equal to 10,000। तो जो आपका 12 लाख आया उसमें से 10,000 लेस करके 11,90,000 आपका बाहर आ गया। 12 लाख में से 10,000 घट गए तो 11,90,000 बाहर आ गए। बोलो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अच्छे से इसको समझना है, घर पे वीडियो सुन सकते हो घर पे जाकर। इन केस, एक और पॉइंट सुनिए, इन केस कंपनी हैविंग रिजर्व कैपिटल, अगर कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल है, आप जानते हैं ना रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी अब नियर फ्यूचर में इश्यू नहीं करेगी, ऐसा कंपनी ने अपना एजीएम में डिक्लेयर कर दिया है, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। वो वाइंड अप के टाइम पर कंपनी ले सकती है, क्योंकि वाइंड अप के टाइम पर भी खर्चा होता है, तो वो उस चीजों के लिए कंपनी वहां पर भी वाइंड अप के टाइम पर भी कैपिटल की नीड पड़ जाती है, तो वहां कंपनी उनको इश्यू कर सकती है, तो उस पार्ट को कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। तो इन केस द, अगर क्वेश्चन में रिजर्व कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन है, द शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो वो रिजर्व कैपिटल कहां जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, वो जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, क्योंकि मांगी नहीं है ना, और जब मांगते नहीं है तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में तो दिखाते हैं बिकॉज द फुल वैल्यू हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी, तो वो रिजर्व कैपिटल भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर जाकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, इसको जोड़ना मत, रिजर्व कैपिटल जुड़ेगी नहीं, क्योंकि रिजर्व कैपिटल जोड़ कैसे दोगे आप, क्योंकि रिजर्व कैपिटल की कोई जनरल एंट्री नहीं है ना, अगर आप जोड़ दोगे तो डबल एंट्री सिस्टम कैसे लगेगा भाई। आप शेयर कैपिटल को दिखाते हो, ऑथराइज क्यों नहीं दिखाते हो, क्योंकि ऑथराइज एक इंफॉर्मेशन ही तो होती है, वो आपने इश्यू थोड़ी ना की है, क्योंकि अगर आपने रिजर्व कैपिटल को कैपिटल के अंदर टोटल में जोड़ दिया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में, तो फिर दूसरी तरफ असेट्स में क्या जोड़ोगे, बैंक तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं, फिर क्या जोड़ोगे, तो टोटल मिसमैच हो जाएगा ना, तो उसको जोड़ेंगे नहीं, वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर उस ग्रुप में दिखाई जाएगी। ठीक है, वो कैसे दिखा दोगे रिजर्व कैपिटल, उसको तो आपने केवल एक इंफॉर्मेशन के तौर पर रखा है ना, समझ में आ रही बात। आगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज इलस्ट्रेटेड बिलो द इमेजिनरी डेटा। जल्दी से 1 मिनट के अंदर इस इमेजिनरी डेटा को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैक्सिमम पिक्चर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। शेयर कैपिटल डाला इन्होंने, ऑथोराइज, इसका नोट्स टू अकाउंट है, देखो इन्होंने शेयर कैपिटल डाला है, ऑथोराइज कैपिटल इन्होंने इसमें ही दिखा दिया। ये अच्छा, एक्चुअली ये नोट्स टू अकाउंट ही है, ओके, ये बैलेंस शीट का फेस नहीं है, ये नोट्स टू अकाउंट को उन्होंने दिखाया मैक्सिमम किस तरीके से चीजें सेट होती हैं। देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल डाला, ऑथोराइज कैपिटल डाला, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 10 लाख है ना, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज 10 लाख, टोटल हो गए 20 लाख, बट उसके नीचे डबल लाइन कर दी इन द सेंस कि वो टोटल में यूज नहीं होगा, वो सेपरेट आइटम, एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इश्यूड कैपिटल डाला 90,000 इक्विटी शेयर, कंपनी ने 1 लाख में से 1 लाख इक्विटी शेयर में से केवल 90,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, तो 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज टोटल बनता है 9 लाख, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर में से कंपनी ने केवल 9,000 शेयर इशू किए, तो 9,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 9 लाख बनता है। इसको भी टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर, इसको केवल दिखाएंगे, इसको उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वॉल्व केवल सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होगा।
सब्सक्राइब कैपिटल डाला, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इसके अंदर उसने बोला कि कंपनी ने कंपनी के लोगों ने 80,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पूरा पैसा आ गया है, तो 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बाहर लिख दिया 8 लाख। इसको टोटल में बाद में कंसीडर करेंगे। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, अब बचे 10,000 शेयर जिन पे पूरा पैसा नहीं आया है, तो 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच बनते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर। इसके बाद इसमें से कॉल इन एरियर जा रही है, कॉल इन एरियर इनकी जा रही है, मान लीजिए ₹3 की फाइनल कॉल आई नहीं है सपोज, तो 10,000 इंटू 3 आपके हो गए 30,000, तो ये आ गया आपका 70,000, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें इन्होंने दिखा दिया कि पूरे के पूरे 9,000 प्रेफरेंस शेयर में पंगा है। कंपनी 9,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100 का है, कंपनी मांग ही नहीं रही है ₹100, अभी कंपनी ₹90 मांग रही है, तो वो पूरे के पूरे 9,000 प्रेफरेंस शेयर जो है वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में जाएंगे। 9,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 90 कॉल्ड अप मल्टीप्लाई करेंगे 8,10,000 आ गया। और उसमें भी इन्होंने कॉल इन एरियर दर्शा दी है कि इसमें भी 500 शेयर पर ₹10, हमारे ₹100 में से ₹10 की फाइनल कॉल नहीं आई है, तो 500 इंटू 10 करा तो 5,000 हो गया। 8,10,000 में से 5,000 लेस किया तो 8,05,000 आ गया। तो अब फाइनली क्या तीन चीजें जुड़ेंगी, 8 लाख रुपीस का फुली पेड जुड़ेगा, 70,000 का इक्विटी वाला जुड़ेगा बट नॉट फुली पेड वाला, और 8,05,000 का प्रेफरेंस शेयर का बट नॉट फुली पेड जुड़ेगा। इन तीनों आइटमों को जोड़ेंगे तो 16,75,000 रुपए आपका सब्सक्राइब कैपिटल बना। किसका? अच्छा सुस्ती मत बोला, मुझे बहुत पढ़ना है, बी एक्टिव। देखिए भाई आगे हमारा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मींस द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर, द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय शेयर होल्डर्स टुवर्ड शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्योंकि 1 मार्क में कुछ आपसे पूछ ले, कॉल्ड अप कैपिटल वो है जो कंपनी अमाउंट उनसे मांग रही है शेयर होल्डरों से, उस अमाउंट को कॉल्ड अप बोलते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने डाला है, फॉर एग्जांपल अ कंपनीज सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 2 लाख एंड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच अगेंस्ट व्हिच द कंपनी हैज कॉल्ड 5 पर शेयर। तो ये भले ही ये दिखाया तो हमने वहां पर है सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड में ना, लेकिन इस चीज को सेगमेंट को बोलते हैं कॉल्ड अप है, ठीक है। तो लेकिन वो हम बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते हैं। तो कॉल्ड अप हमारा कितना हो जाएगा, 2 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ना कि 2 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 2 लाख का मल्टीप्लाई किए 10 से तो वो तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई, लेकिन जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो देखा जाए तो थोड़ी सी अलग है। 2 लाख मल्टीप्लाई 5 किया तब वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, और इस इन दिस केस 10 लाख इज द कॉल्ड अप कैपिटल। कोई दिक्कत मन में? नेक्स्ट पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज पेड अप अगेंस्ट शेयर कैपिटल टू एंड क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो लोगों ने हमारे कॉल्ड अप के अगेंस्ट दिया है, जितना हमने कॉल्ड अप किया था उन्होंने उसके अगेंस्ट में जितना हमें दिया है और जो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है, उस अमाउंट को हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप टू शेयर कैपिटल अकाउंट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। इसके अंदर वो चीजें भी आती हैं जो हमारी कैश में रिसीव्ड नहीं होती, जैसे कि हमें शेयर वगैरह, भाई आप देखो वेंडर को मतलब मशीन खरीदते हो और बदले में उनको शेयर कैपिटल देते हो, तो वहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो ना, तो वो पार्ट भी आपका पेड अप के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात अच्छी है, ये पॉइंट अच्छा है आपको नोट करने के लिए कि पेड अप कैपिटल के अंदर कैश इन काइंड वाली कैपिटल भी कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी परचेजेस मशीनरी ऑफ रुपीज, कंपनी परचेजेस मशीन ऑफ ₹10 लाख एंड इश्यू फुल्ली पेड शेयर ऑफ द वेंडर। कंपनी ने 10 लाख रुपए की मशीन करी, वेंडर को शेयर दे दिए फुल्ली पेड वाले। द कंपनी विल क्रेडिट ₹10 लाख टू शेयर कैपिटल एज पेड अप। आल्सो इफ अ कंपनी रीइश्यूज, इसको ध्यान से समझना जरा, मेरे को थोड़ा कम समझ में आने वाला पॉइंट। आल्सो इफ अ कंपनी रीइश्यूज फॉरफिटेटेड शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3, मतलब कंपनी ने री इश्यू किए शेयर डिस्काउंट में ₹3 के हिसाब से, ₹3 का डिस्काउंट है। द कंपनी विल क्रेडिट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज पेड अप। यस सही है। मतलब देखिए जैसे हमारा 10 रुपए का शेयर है, सर फोन तो यूज नहीं कर रहे, 10 रुपए का शेयर है कितनी अच्छी बात बोली उसने, पर तुम समझ गए नहीं? देखो 10 रुपए का शेयर है बेटा, आपने 7 रुपए में रीइश्यू किया, पर ये एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डालोगे? 10 रुपए। भले ही आपने 3 रुपए डिस्काउंट पर शेयर रीइश्यू किया है, लेकिन आप शेयर कैपिटल में जो अमाउंट क्रेडिट करोगे वो 3 रुपए भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये वो बता रहा है, तो वो 3 रुपए जो डिस्काउंट में, आप कितनी अच्छी बात पूछ रहा है, जो वो कहीं एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कोई केस स्टडी डाल करके। तो वो जो 3 रुपए है ना, वो 3 रुपए भी आपके लिए पेडअप का पार्ट माना जा रहा है। भले आपने रीइश्यू डिस्काउंट पे गया 3 रुपए, आप इस चीज से बच नहीं सकते हो। मतलब ध्यान रखना वो उसी का तो पार्ट है, शुरू से जो चलती आ रही है कैपिटल। तो ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है वो कि पेडअप कैपिटल है कि नहीं है, रीइश्यू हम 3 रुपए डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो वो जो 3 रुपए का डिस्काउंट है क्या वो पेडअप कैपिटल पर ही है कि नहीं? यस, वो था तो पेडअप ही कैपिटल, क्योंकि पूरे 10 रुपए पेडअप था ना वहां पर, क्योंकि सामने वाले ने हमें पूरे 10 रुपए दिए, हमें सामने वाले से पूरे 10 रुपए, क्योंकि हमने उसे 3, भले हमने उसे 3 रुपए डिस्काउंट दिया है, हमने मतलब हमें मतलब 7 रुपए दिया है। बात समझो, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए उसने हमें दिया है, तो आप ये कह के नहीं बच सकते हो कि हाथ में आए तो 7 रुपए, उससे मतलब नहीं। क्यों? उसके पीछे वजह ये क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ना, आप पहले फॉरफीचर में ले चुके हो। उस डिस्काउंट को जो कवर करोगे वो कहां से करोगे? फॉरफिटेटेड शेयर में से। तो आप उस डिस्काउंट की पूर्ति तो वहां से कर रहे हो ना, तो वो फॉरफिटेटेड शेयर आपने प्रॉफिट के तौर पे नहीं रखा ना अपना। बात समझो, आप फॉरफिटेटेड शेयर में से जितना पार्ट यूटिलाइज हो जाता है उतना पार्ट आप डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज करते हो, बचे हुए पार्ट को आप कैपिटल रिजर्व में ले जाते हो। तो वो जो 3 रुपए का आपका डिस्काउंट है वो आपने ऑटोमेटिकली कवर कर तो लिया, वो 3 रुपए आपको वहां फायदा हुआ भी तो था ना, तो वो भी तो पेडअप के अंदर कंसीडर हो गया ना, या 3 रुपए नहीं मिले तो, क्योंकि वो फॉरफिट, अगर मान लीजिए, सुनिए क्यों, क्योंकि अगर वो रीइश्यू नहीं कर रहा होता तो आप ये फॉरफिटेटेड शेयर को क्या प्रॉफिट में दिखाने वाले थे? घंटा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में दिखाने वाले थे फॉरफिटेटेड शेयर को, अगर रीइश्यू नहीं किया हो तो नहीं। आप शेयर कैपिटल का ही पार्ट मान रहे हो, आप फॉरफिटेटेड शेयर को ऐड करते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, तो वो इसका मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल ही होता है फॉरफिटेटेड शेयर। ठीक है ना? तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये कितनी प्यारी सिचुएशन है कि रीइश्यू अगर साथ में किया है तो आप सोचो पेडअप कैपिटल साथ में नहीं, क्योंकि हम डिस्काउंट दे ही उतना सकते हैं जितना हमें पीछे फायदा हो चुका होता है, हमें घाटे का तो मतलब नहीं बनता वहां। इसके बाद बेटा आगे कह रही है कि एक टॉपिक मैंने डाला है इसके अंदर, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मींस द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। मैं कंप्लीट बता रहा हूं, बिल्कुल सबको ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाई है, अननेसेसरी बातें ना आए और इजी टू हार्ट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉल इन एरियर मींस द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप बाय इट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। जो कंपनी ने मांगा है उसमें से जितना पैसा नहीं मिला है वो सबको पता है कॉल इन एरियर होता है। शेयर अगेंस्ट which the calls are in arrear are shown under subscribed but not fully paid up। ये भी 1 मार्क में दूसरे तरीके से घूम के आ जाए। ध्यान रखना, वो शेयर्स जिन पे कॉल इन एरियर है वो शेयर कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में नहीं जाएंगे, वो हमेशा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में जाएंगे। ठीक है? एट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट दोज शेयर्स, और उस अमाउंट से जाएंगे जितना अमाउंट उनसे मिल गया है, क्योंकि कॉल इन एरियर लेस हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल DBH डॉली बंसल हाउसिंग इंटरनेशनल लिमिटेड इश्यूड, ठीक है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑल कॉल्स हैड बीन मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। 1.5 लाख में से 10,000 शेयर पर ₹2 की फाइनल कॉल नहीं आई है। इट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट एज शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज फॉलो। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में डालोगे 1,40,000, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में डालोगे 10,000। सिचुएशन में पूरी आपको समझा चुका हूं। ठीक है? एक पॉइंट और है, कॉल इन एडवांस। अ कंपनी इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स। देखो इसके अलावा जो थ्योरी बच रही है ना वो भी घर पे पढ़ लेना। मैंने केवल न्यूमेरिक, क्योंकि लिमिटेशंस वगैरह आती हैं इसमें, मैंने कल के सैंपल पेपर में भी दी शायद, मैंने केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी बाहर निकाली है। जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, याद करनी है,
वो आप कर लेना। उसमें कोई आपको लाइन या कोई पैराग्राफ कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप 1-2 दिन में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पढ़ लेना, कोई डाउट होगा डिस्कस कर लोगे। मैंने जो कोशिश की है सेकंड चैप्टर बस थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट फर्स्ट चैप्टर में मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं ली क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, तो आप फिर भी जो पीछे की चीजें रह जाएगी वो पढ़ लेना इस चैप्टर में। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। तो इसके अंदर कह रहा है कंपनी इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई बताएगा? परी, सौम्या, नहीं वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई एम आस्किंग अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कोई नहीं जानता पूरे बैच में, बॉयज गर्ल्स में से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट इज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की बाउंड्रीज डिसाइड की जाती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रूल्स, जो गाइडलाइंस हैं वो बनाई जाती है। जैसे कि आपका पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, ऐसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप उन ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करोगे, क्या एफर्ट्स डालोगे, क्या आपके रूल्स होंगे उनको पूरा करने के लिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए जो रूल्स लगेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाते हैं। और अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी कारण से नहीं बनता है तो उसकी एब्सेंस में कौन सी टेबल एप्लीकेबल होती है? टेबल F। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल F इज एप्लीकेबल। ये सब कंपनी की थ्योरीज में होता है, जो लोग सीए करेंगे आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। टेबल F में उसके बारे में डिटेल्ड आती है। जैसे आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन उसके एक्ट के लगते हैं ना, प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं, ठीक इसी तरीके से जो लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी नहीं बनाती है वो एक अलग प्रोसीजर है कि उन्हें पहले वो ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा। मैं उतना डिटेल में आपको नहीं ले जा रहा हूँ। उसकी लीव पर, उसके स्थान पर एक और वो डॉक्यूमेंट बना सकती है, वो सब छोड़ो, वो बहुत डिटेल कंपनी जुड़ी हो जाएगी। पर टॉपिक सिर्फ इतना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा सेकेंडरी डाटा होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। अच्छा, अब इसमें ये बोला है तो एक बार बार शुरू क्यों नहीं पड़ी ले गए। अ कंपनी इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट मे रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स नॉट येट मेड। अगर हमारे AOA में मेंशन है, हमें करना पड़ेगा पहले मेंशन कि भाई ऑब्जेक्ट ये है कि हमें ये काम पूरा करना है तो उसके लिए इतनी कैपिटल इकट्ठी करनी, दैट इज अ MOA पार्ट कि कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, दिस इज MOA। अब कहां से लेने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज AOA, है ना। तो अब उसमें हमने अगर पहले से क्लॉज खोल रखा है कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो हम नहीं मांग रहे हैं कोई कॉल, और मांगने भी नहीं वाले हैं अभी, जब तक हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तब तक। फिर भी कोई शेयर होल्डर जबरदस्ती हमें दे रहा है तो अगर हमें इसकी परमिशन लेनी है तो मतलब अगर हमें ये क्लॉज ओपन करना है अपने शेयर होल्डरों के लिए तो AOA में हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसी का मतलब है कि AOA परमिट कर रहा है, जब हमने बनाया होगा तभी वो परमिट करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, द अमाउंट सो रिसीव्ड, वो पैसा जो हमें एडवांस में मिला है, इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस कौन सी होती है? वो नहीं होती जो एक कॉल आगे की कॉल पीछे की कॉल, मतलब अपकमिंग कॉल पहले ही मिल गई कि यहाँ से माइनस कर लिया, वहां यहाँ प्लस कर लिया और वहां माइनस कर लेंगे, उसको कॉल इन एडवांस परमानेंट नहीं मानते हैं। भले वो अकाउंट कॉल इन एडवांस के नाम से ओपन होता है, बट जो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होती है ये वो कॉल इन एडवांस होती है जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन के बाद किसी शेयर होल्डर से हमें मिल गई है, ठीक है। और इसको दिखाते कहां पर है बैलेंस शीट के अंदर? इट इज क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट एज अदर करंट लायबिलिटी, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अदर करंट लायबिलिटी अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। Besides the above following information is given in notes to account on share capital। तीन बातें और इनके अलावा जो हमें समझनी है। पहली बात, शेयर अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि परचेज ऑफ असेट्स, सर्विस टेकन एंड अंडरराइटिंग कमीशन, इनके लिए जो हमने शेयर्स दिए हैं। एंड शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, कई बार हम बोनस शेयर्स भी इश्यू करते हैं। बोनस को जब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स करना होता है तो बोनस के थ्रू कर देते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये भी आपको कहां दिखाना पड़ेगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दिखाना पड़ेगा। कॉल इन एरियर आर आल्सो शोन
by way of deduction from the amount of subscribed capital. ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है ना, अंडर द हेड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, कॉल इन एरियर फ्रॉम डायरेक्टर एंड ऑफिसर आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, और उनको उनसे अलग दिखाना है कि ये डायरेक्टर, और कई बार डायरेक्टर वगैरह भी तो शेयर्स लेते हैं, तो उनकी जो कॉल इन एरियर है वो अलग से दिखानी है। इसके आगे अमाउंट इन फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेटेड शेयर, जो आप शेयर फॉरफिचर करते हो तो उसमें जो आपका अमाउंट मिलता है वो, एंड नॉट रीइश्यूड, जो कि आपने रीइश्यू नहीं किया, इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट अंडर द हेड शेयर कैपिटल एज अ सेपरेट एंटिटी। इसको भी आप एक सेपरेट एंटिटी की तरह शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, इन्होंने इसका वो दिखाया कि दिस above the above is illustrated with the imaginary data। इन्होंने एक पिक्चर बना दी पूरी, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, यहाँ तक तो पूरा ले गए थे, ऐड कराए इन्होंने, देखो अलग से ऐड कराए। आप इसे ये मत सोचना कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में ऐड कराए, नो, इन्होंने अलग से ऐड कराए फॉरफिटेटेड शेयर को 12,000, आपको दिख रहा है ना, ये अलग से गया है, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर अलग से गया है, ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का पार्ट नहीं है, अलग से ऐड हुआ है भाई। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड का पार्ट 8 लाख आ गया, सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का पार्ट होता तो 80,000 में जो 16,000 घटा के जो 64,000 थे वो भी यहाँ अंदर लिखता, फिर इसके अंदर 12,000 जोड़ता वो फॉरफिटेटेड शेयर के, फिर जो आता है उसे बाहर लिखता, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अलग जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड का अमाउंट कॉल इन एरियर घटाने के बाद अलग जाएगा, फॉरफिटेटेड शेयर का अमाउंट अलग जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ करके सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनेगा, जिसको शेयर कैपिटल भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि उसके फेस में वही चीज लिखी जाती है। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है वो अल्टीमेटली सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल होता है। क्लियर हो गया? इन केस द कंपनी हैज रीइश्यूड शेयर्स, इन केस द कंपनी हैज रीइश्यूड फॉरफिटेटेड शेयर्स, कंपनी ने शेयर फॉरफिटेट कर दी, फॉरफिटेटेड शेयर रीइश्यू कर दिए, व्हिच हैज रिजल्ट इन गेन, फायदा हो गया आपको रीइश्यू पे, द गेन ऑन रीइश्यूड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ये सबको पता है, उस फायदे को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कैपिटल रिजर्व इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो दूसरा मेन आइटम है वो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, उसके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं उसको, ठीक है। अब हमारा सेकंड चीज शुरू हो रही है, शेयर होल्डर फंड का फर्स्ट कंटेंट हमने कंप्लीट पढ़ लिया, शेयर कैपिटल, सेकंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर देखते हैं काम की चीजें, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज अ, देखो एक एक बात ध्यान से सुनना कि कौन सी चीज कैसे शो करनी है, बहुत चूज करके लाया हूं मैं, लाइनें फालतू में रख ही नहीं रहा उसके अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, यानी आपको किसी भी सूरत में बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर नहीं देना, एक सिंगल अमाउंट उसके अंदर रखना है, ठीक है, अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड, जो कि वहां दिखाया गया है। इसके बाद डिटेल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस डालेंगे, उसके नोट्स में दिखाएंगे। अब क्या क्या आता है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 से बनती है, पार्ट फर्स्ट, शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट प्रिस्क्राइब्स द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व आता है इसके अंदर, देखिए लाइन से चलेंगी चीजें, ये आपके लिए बड़ी समस्या का विषय की चीजें आपको लाइन से याद करनी है, जो नहीं है उसको स्किप कर देना। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये जनरल रिजर्व के पार्ट हो गए आपके ना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व टू स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व, इनके अलावा कोई और रिजर्व है जिसका नेचर और पर्पस क्लियर हो कि वो क्यों हमने रिजर्व बनाया है, एंड सरप्लस, दैट इज सरप्लस का दूसरा नाम है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो बैलेंस है, ठीक है, ये हमारी कुल मिला के चीजें हैं। अब हमें इसमें से काम की चीजें समझनी है, ध्यान से सुनेंगे। ईच सच रिजर्व इज शोन सेपरेटली, क्योंकि भाई बैलेंस शीट आगे गड़बड़ हो जाएंगे नंबर, अगर आप उल्टा सीधा आंसर मिलाया होगे तो। ईच सच रिजर्व इज शोन सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस, जो नोट्स टू अकाउंट है ना, हर एक रिजर्व
सेपरेट सेपरेट आएगा, कैपिटल रिजर्व में जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसके बाद सेपरेट आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व सेपरेट आएगा, जनरल रिजर्व, मतलब सब चीजें सेपरेट सेपरेट आएंगी आपकी। सरप्लस that is balance in statement of P&L is shown as a separate item under reserve and surplus. It is accumulated balance, accumulated का मतलब होता है कि प्लस करना है या प्लस किया हुआ है। It is accumulated balance of profit of past year and also current year, मतलब ये दोनों चीजों का accumulation है, पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है और अब जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया है। लेकिन कौन से वाले प्रॉफिट? आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस टुवर्ड रिजर्व एंड डिविडेंड, मतलब आपका प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से, प्रीवियस ईयर में जो आपको प्रॉफिट आया होगा उसमें से आपने जो रिजर्व और डिविडेंड के लिए जो आपने अप्रोप्रिएशंस कर लिए उनके बाद जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसका एक्यूमुलेशन है करंट ईयर के सेम प्रॉफिट से, कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपको एक्यूमुलेशन प्रोविजन एप्रोप्रिएशन करना है टुवर्ड्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स। इन चीजों का आप प्रोविजन एप्रोप्रिएशन कर लेंगे, अब जो प्रॉफिट बचेगा करंट ईयर का और ऐसे ही पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा था इन दोनों को एक्यूमुलेट करेंगे, उसका नाम है सरप्लस। ठीक है, सौम्या कोई दिक्कत? इसके बाद आगे बोला इट मे हैव अ क्रेडिट और अ डेबिट बैलेंस। अब ये आप जोड़ रहे हो ना तो क्रेडिट भी आ सकता है और डेबिट भी आ सकता है। करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस इज एडेड टू द बैलेंस ऑफ अर्लियर ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हिच एप्रोप्रिएशंस टुवर्ड अदर रिजर्व्स एंड डिविडेंड आर मेड। यानी आपको पहले दोनों इनको जोड़ना है, करंट ईयर के प्रॉफिट को आपको, करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस को आपको जोड़ना है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में, फिर इसमें से, इस टोटल में से आप एप्रोप्रिएशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप एप्रोप्रिएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कैसे भी समझ लो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन कर लो, अब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कम है तो नेगेटिव आ जाएगा, उस नेगेटिविटी को आपको प्रीवियस ईयर के उसमें से कवर करना पड़ेगा। तो ये भी आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इज अमेंडेड टू यूज द टर्म सिक्योरिटी प्रीमियम एज अगेंस्ट अर्लियर टर्म सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये मैंने पहले भी बताया था कि दोनों में से टर्म यूज किए जाते हैं, है ना, आपका उसमें बोला हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए कैपिटल रिजर्व, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, बाकी अपने घर से जो बची हुई थ्योरी है उसे पढ़ना जरूर, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आ गई है, 1 मार्क में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर नहीं कटने चाहिए। 100 में से 100 के लिए बहुत मेहनत करनी है आपको, आलस नहीं फैलाना है। जिनको 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 100 की सोचोगे, जो जिनके 100 में से 100 कमजोर हैं, है ना, जिनको डाउट है अपने 100 में से 100 का, जब वो 100 में से 100 के लिए अब रात दिन एक करके पढ़ेंगे तब 95 के ऊपर ला पाएंगे। और जो श्योर है 100 में से 100 की कि दुनिया इधर की उधर जाए, मैंने साला एक चीज पढ़ ली है, उसके तो आएंगे 100 में से 100 कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्हीं के आते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है, और भरोसा उन्हीं को होता है अपने ऊपर जो दिन रात भरोसे लायक काम करते हैं, जो नींद को छोड़ के ठंड में रजाई को अलग करने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को अपने ऊपर भरोसा होता है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व, और बाकी आप लोगों के लिए मैं लगा ही रहा हूँ रेगुलर स्टेटस, अब रोज 1 महीने तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लगता रहेगा ताकि अब जग जाए। बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं आप लोगों के लिए ना, आप छोटे छोटे बालक बालिकाएं गानों से मोटिवेट होते हैं, तो थोड़े ऐसे गाने लगा रहे हैं जैसे कि आप जगे रहें। कैपिटल रिजर्व, a reserve created out of capital profit is known as capital reserve। कैपिटल रिजर्व का क्रिएशन कैपिटल प्रॉफिट से होता है। ठीक है, और द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला इस थ्योरी को, आपको पता चल जाए कैपिटल रिजर्व में आपको डालने कौन कौन से रिजर्व है, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन पर आपको जो गेन हो रहा होता है वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर, वो तो आपको पता ही है, और गेन प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। कई बार ये तो पढ़ा है आपने ना कि आप अमाउंट, मतलब जो उनका नेट असेट्स होता है और जो परचेज कंसीडरेशन है, परचेज कंसीडरेशन कम है और नेट असेट्स ज्यादा है तो आपको कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेना। एक पॉइंट इसमें और रहता है, मैं पढ़ा दूं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व to which difference between the market value and issue price of share issued to employee is credited over the vesting period। पहले भी ये vesting period पे फाइट हुई थी। vesting period क्या होता है, याद है किसी को? कि इतने टाइम में
कन्वर्ट कराना है शायद। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 75 एंड इज टू बी इश्यूड टू एम्प्लॉय 50। हमें किसी एम्प्लॉय को 70 रुपए का शेयर 75 रुपए का शेयर 50 में देना है, तो द डिफरेंस शुड बी क्रेडिटेड टू दिस रिजर्व। तो वो जो 25 रुपए का डिफरेंस होगा वो आपका कहाँ जाएगा, क्योंकि देखो बैलेंस शीट कैसे मिलाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्योंकि भाई आप खुद समझो, देखो मेरी बात, आप जब एम्प्लॉय को दोगे तो उसकी एक तरीके से सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि उसे सैलरी या बोनस क्या ही तो दोगे, तो एक तो ये पीएनएल में जा रहा है। अब समझिए मेरी बात को, जब आप एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कुछ करेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा नहीं जाएगा ये अमाउंट उस ईयर की, तो पीएनएल में जाएगा एज अ एक्सपेंसेस, है ना। तो पीएनएल में जब आपका एज अ एक्सपेंसेस जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उस प्रॉफिट को आकर के आप काय में जोड़ोगे, वो प्रॉफिट आपका जाकर के इसमें मिलेगा। चलो छोड़ो, मैं कुछ भटक गया था, मैं कहीं बात ले गया, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, डिटेल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कटती भी तो नहीं है वीडियोस बीच में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जल्दी जल्दी समझते हैं स्पीड पकड़ते हुए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड बाय एडिंग प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। ये वो प्रोसीजर आ गया कि कैसे आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड बाय एडिंग ऑफ द करंट ईयर टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है, एंड देयर आफ्टर ट्रांसफरिंग एप्रोप्रिएटिंग अमाउंट्स टू अदर रिजर्व सच एज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सेट्रा। पहले आपको ओपनिंग बैलेंस में करंट ईयर के प्रॉफिट को जोड़ लेना है, इन दोनों के टोटल में से आपको जो भी रिजर्व के अगेंस्ट आपको एप्रोप्रिएशंस, डिविडेंड के अगेंस्ट आपको एप्रोप्रिएशंस करने हैं वो आपको माइनस करने हैं। द अमाउंट ट्रांसफर्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ट्रांसफर्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड एडेड। अच्छा, जो अमाउंट आया है ना, जो आप ट्रांसफर करोगे, मतलब वो आपको क्या करना है, वो आपको सरप्लस में से, मतलब जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये लिखा है ना द अमाउंट ट्रांसफर्ड, जो भी आप करंट ईयर में अपने रिजर्व वगैरह के अगेंस्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपको एक तो घटाना है सरप्लस के टोटल में से, उन दोनों के टोटल में से, और दूसरा उस अमाउंट को आपको उस रिजर्व में जाकर के ऐड भी करना है, उसी के अंदर वहां आप माइनस कर रहे हो, हेड वही आपका रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस में से घटाना है और रिजर्व में ऊपर जाकर के जोड़ना है। एंड एडेड टू द अमाउंट रिजर्व टू विच इट इज ट्रांसफर्ड, जिस रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हो उस रिजर्व में जाके वो अमाउंट जितना ट्रांसफर किया करंट ईयर में वो जुड़ेगा भी रिजर्व में, सरप्लस में से तो घटेगा, ऑन द अदर एंड सेम हेड के अंदर रिजर्व कंटेंट में जाकर उस सेम रिजर्व में जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व is deducted from surplus and is added to balance if any under debenture redemption reserve। आपके पास पहले से कोई debenture redemption reserve है, उसमें कोई बैलेंस है, तो उसमें जाकर के जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है वो जुड़ जाएगा, और नहीं है पहले से तो और न्यू अकाउंट इज ओपन, नहीं तो आपका एक नया अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से वहां जाकर के रिजर्व की लिस्ट में टंग जाएगा जाके। इंपॉर्टेंट नोट, सेल्फ रीड लिखा है मैंने, कर जाके पढ़ लेना है इसको, इंपॉर्टेंट नोट को, मुझे ज्यादा समझाने लायक नहीं लगा, वही है इसमें पूरा एजीएम वगैरह का शेड्यूल दिया है प्रपोज डिविडेंड के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज नेगेटिव इट इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव अमाउंट। तो अगर आपका ये सब सरप्लस जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है और रिजर्व और सरप्लस का पूरा ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो उसको आप कहां दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप का नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में बैलेंस दिखा दो। इफ अ रिजर्व इज रिप्रेजेंटेड, अच्छा एक पॉइंट और, इफ अ रिजर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेस्टमेंट, कुछ रिजर्व इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी होते हैं ना, तो इट इज टर्म्ड एज फंड, इनको फंड बोलते हैं। सोम्या के सिर में दर्द होते हुए एंड नॉट, ठंड लग रही है, पीछे वाली सीट पे चले जाना, फैल जाएगी बल, देखो तो गर्मी सी लग रही है, चीखते चीखते चले जा बेटा, पीछे वाली सीट पे चले जा, दुर्घटना से देर भली। इट इज टर्म्ड एज फंड एंड नॉट रिजर्व, वैसे इस चीज को आप फंड बोलेंगे अगर किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, मतलब अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई वो किया है, रिजर्व मेंटेन किया है, तो आप उसको फंड बोलते हैं। हाउएवर मेनी टाइम द टू टर्म्स रिजर्व एंड फंड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, कई बार एक जैसे ही लगते हैं, एक जगह एक दूसरे के स्थान पे यूज हो जाते हैं, ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका। नेक्स्ट है हमारा मनी अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स give the holder right to get equity share on a
स्पेसिफाइड डेट एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब जब हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको इतने शेयर, जब एक्चुअली ये जब होता है जब कंपनी ने शेयर इश्यू नहीं किए होते शुरू में, लेकिन लोगों से कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को कंपनी कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने का प्रॉमिस कर देती है कि इतने शेयर इतनी डेट को और इतनी अमाउंट के आपको मिलेंगे। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी ने कोई कंपनी खोली और उसने टाटा को बोला कि भाई मेरे को 1 करोड़ शेयर्स बांटने हैं पब्लिक में, तो आप एक काम करो 50 लाख शेयर आप ले लो या 30 लाख शेयर आप ले लो। 30 लाख शेयर जब भी मैं शेयर इशू करूंगी, अभी प्रोसीजर में टाइम लगेगा मेरे को, तो जब भी मैं शेयर इशू करूंगी आप 3 लाख 30 लाख शेयर आप ले लेना और मैं आपको 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर दूंगी, यानी कि कितने बने आपके 3 करोड़ रुपए बने, वो आप हमें अभी दे दो। तो हम उनको बदले में जो इश्यू करेंगे ना, क्योंकि वो पैसा जो आया है उस पैसे को बैलेंस शीट में, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ेगा तो मुझे लायबिलिटी साइड में भी तो कुछ ना कुछ, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में भी तो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं उसे, वो शेयर कैपिटल है नहीं क्योंकि शेयर मैंने अभी इश्यू ही नहीं किए, अभी मेरा ऑथराइजेशन नहीं हुआ सेबी से उन चीजों के लिए, तो फिर वो जो पैसा मेरे को मिलने वाला है उस पैसे को मैं मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट के नाम से यहाँ दिखाऊंगा ताकि मेरी बैलेंस शीट मैच हो सके, ठीक है ना। और 10 शेयर वारंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। और जब कंपनी आ जाती है मार्केट में या जब कंपनी शेयर इश्यू करने की अथॉरिटी कंपनी को मिल जाती है, तब कंपनी वो वाले शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देती है प्री डिटरमाइंड रेट पर, जो हमारी आपकी तय हुई थी रेट। ये नहीं है कि उस समय अगर मार्केट वैल्यू 60 रुपए एक शेयर की या 20 रुपए 30 रुपए तो हम उसमें लेंगे, नहीं, जो हमने वादा किया था आपको उस, भले ही मैंने सोच लिया हो कि अब मैं शेयर 10 की जगह 20 में इश्यू करूंगा, बट आपको तो 10 में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या चीज है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज अ शेयर एप्लीकेशन and against which the company will certainly allot share is shown share against share application money pending allotment। मतलब कंपनी ने पैसा ले लिया है, एप्लीकेशन पर मनी रिसीव कर लिया है, लेकिन बैलेंस शीट क्लोज करने की डेट पहले आ गई है, अलॉटमेंट अभी हो नहीं पाया है, उससे पहले हमारी रिपोर्टिंग शीट बंद करने की डेट आ गई है। तो उस कंडीशन में दिस सिचुएशन विल अराइज ओनली व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बिफोर द बैलेंस शीट एंड द अलॉटमेंट इज मेड आफ्टर द बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट बनाने के बाद अलॉटमेंट होगा और एप्लीकेशन पहले मिल गया, तब इसकी सिचुएशन बनती है। अब इसमें कुछ बातें हैं। व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी अ करंट लायबिलिटी। अब इसमें जो पैसा है हमें मिला है, जो पैसा हमने इसमें डाला है, उसमें कुछ अमाउंट हमें करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। कब? सुनो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड व्हिच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट दैट इज अगेंस्ट व्हिच शेयर विल नॉट बी अलॉटेड। जो शेयर अलॉट नहीं करने वाली कंपनी, देखो भाई ऐसा कब होता है, जैसे मान लो मैंने आपको 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर दिया और आपने 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मेरे को दे दी, और मैंने ये श्योर कर लिया है कि मैं पहले 1 लाख शेयर्स वालों को दे दूंगा शेयर, मैं कोई भी प्रोरेटा करने के मूड में नहीं हूं, मैं 20,000 एक्सेस मनी को रिटर्न करूंगा ही करूंगा। तो वो रिटर्निंग की डेट भी जो होगी ना, वो अलॉटमेंट के बाद ही होगी या अलॉटमेंट पर होगी। तो उस टाइम पर तभी तो मैं आपको थर्ड एंट्री कराता हूँ रिटर्न की। पहले मैं आपको एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कैपिटल में ट्रांसफर करवाता हूँ, मतलब ट्रांसफर करवाता हूँ, अलॉटमेंट करवाता हूँ शेयर का। तो उस सिचुएशन में उसके बाद फिर रिटर्न करवाता हूँ, यानी कि तब तक उस पैसे को, अभी अलॉटमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट की मान लो बैलेंस शीट की 31 मार्च के बाद है अलॉटमेंट की डेट, तो फिर रिटर्न कहां से हो जाएगा? तब तक उस पैसे को कहां रखेंगे, क्योंकि वो पैसा बैंक में तो बढ़ा हुआ है 20,000 शेयर का। अब उसको रखेंगे कहां? उसको पूरे 1,20,000 शेयर को इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें अप टू द क्या बोलते हैं इश्यूड कैपिटल तक रखते हैं। जितना आप इश्यूड कर रहे हो ना, अप टू द उतने अमाउंट तक रख सकते हो उसके अंदर आप, क्योंकि आपको पता है कि आप हर सूरत में या तो रिटर्न करोगे एक्सेस पैसे को या प्रोरेटा करोगे। तो उस पैसे का क्या जो एक्स्ट्रा है वो पैसा आपका जाएगा, will not be allotted is shown as other current liability under the main head current liability। अभी आप आगे पढ़ेंगे, करंट लायबिलिटी मेन हेड है, उसके अंदर 4-5 लाइन आइटम है, उसके अंदर आप डालेंगे अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, और इस अदर करंट लायबिलिटी को भी एक्सप्लोर आप वहां जाकर के नोट्स टू अकाउंट में करेंगे, ठीक है ना। इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट शेयर एप्लीकेशन मनी becomes refundable in the following circumstances। अब ये भी आपको समझना है कि कब कब
रिफंडेबल होती है पहली, व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब, जब आपका इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है जब होती है। दूसरा, व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, वो लमसम तब आपको इंस्टॉलमेंट में लेना है। इन दिस केस द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिटेन्ड बाय द कंपनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल, मतलब मुझे मालूम है कि मेरे को कॉल्स के लिए कितना पैसा रखना है आपका, उसके बाद भी आप लोगों ने इतना हैवीली वो कर दिया है, अमाउंट दे दिया है कि मुझे वो कॉल्स के बाद रखने के बाद भी बच रहा है आपका पैसा, तो वो तो मुझे लौटाना ही है ना। तो उस सिचुएशन में भी मेरा ये अमाउंट जो है वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में जो अमाउंट आया है वो मेरा करंट लायबिलिटी बन जाता है। और इन केस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%, मालूम है वाली बात, अंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं कि 90% से इश्यूड का 90% आना चाहिए। अगर इश्यूड का ऑफर का 90% नहीं आ रहा है तो शेयर अलॉट नहीं होंगे, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर उस पैसे को जब तक लौटाएंगे, उसके लौटाने से पहले बैलेंस शीट क्लोज करने की डेट आ रही है तो फिर आपको वो पैसा यहाँ रखना पड़ेगा, वो आपको पैसा अदर करंट लायबिलिटी में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद इलस्ट्रेशन 1 पढ़ते हैं अब सीधा। फोन आ रहे हो तो बताते चलना, देखते तो मुझे ऐसे पता नहीं क्या हो रहा उसमें, समझ नहीं। देखिए माय प्लेजर। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में क्या है गाइस, बी अटेंटिव, अभी फैलो मत, अभी पूरा चैप्टर बाकी है। क्लासिफाई द लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स गिवन बिलो एज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी गिविंग रीजंस फॉर सच क्लासिफिकेशन। मैंने बीच की थ्योरी स्किप कर दी है क्योंकि डायरेक्ट इसी एग्जांपल में हो जाएगी वो, तो मतलब हमें इसमें ये समझना है कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी हमें बतानी है इनमें से ट्रेड पेबल को। तो पहले वाले ट्रेड पेबल की कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट इन मंथ 8, मतलब हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की हमने रखी है। आपको पता होना चाहिए अगर 12 महीने से छोटी होती है ना ऑपरेटिंग साइकिल तो वहां 12 महीने ही वाला रूल काम करता है। तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ की और आपका जो पेमेंट हो रहा है वो 8 मंथ में हो रहा है, कहां जाएगा बताओ? है बेटा, क्यों? रीजन? हाँ, आपको ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 मंथ से छोटी है तो उस सिचुएशंस में आपको जो पेमेंट्स 8 महीने, देखिए यहाँ पे भी दो बातें हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने से 12 महीने से छोटी है लेकिन आपका जो पेमेंट डेट है वो 12 महीने के अंदर है या 12 महीने के बाहर है, वो दोनों कॉन्सेप्ट अपने समझने पड़ेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ एज वेल एज पेमेंट पीरियड इज आल्सो लेस देन 12 मंथ। उस सिचुएशन में आपके लिए पेमेंट पीरियड और ऑपरेटिंग साइकिल मैटर नहीं करती है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी है, ये वाले ट्रेड पेबल आपके करंट माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन, ट्रेड पेबल आपके 10 मंथ है ना, ट्रेड पेबल है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है बेटा 10 मंथ है और आपका जो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है वो कितना है, वो आपका 12 मंथ है। यहां पर भी 12 महीने तक भी सेम सिचुएशन होती है, तो यहां भी सेम वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो भी बताएगी। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल आपके 10 मंथ के हैं और आपकी जो पेमेंट है वो कितनी है 15 मंथ की। यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल इमैटेरियल हो जाती है। अगर आपका पेमेंट पीरियड 12 महीने के ऊपर जा रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर की है तो आपको 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना है कि भैया नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की तो रहती ही है और आप पेमेंट ले जा रहे हो 15 महीने में, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हुआ। आगे बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल आपके 18, मतलब यार मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है और आपको पेमेंट करना है 15 महीने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपकी 12 महीने से ऊपर है तो वो ही ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर की जाती है। फिर अगर 12 महीने से ऊपर जा रही होती है तो 18 से कम टाइम का कोई भी पेमेंट होगा वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो ये 15 महीने का पेमेंट है तो ये वाले ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। इसके अलावा ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने और पेमेंट ले जा रहे हो 24 महीने में, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होगा क्योंकि ब्रीच कर गई आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगला ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्या, शेयर कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल आप मतलब आपका ये कौन सी चीज, शेयर होल्डर फंड कंप्लीट हो गया और करंट लायबिलिटी तो बाद में आता है ना। ये आपका शेयर होल्डर फंड वाला टॉपिक जो था ना वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।
शेयर होल्डर फंड हमने अच्छे से समझ लिया, इवन हमने सेकंड भी समझ लिया, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। अब हम तीसरे जा रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी पे, फिर चलेंगे करंट लायबिलिटी, फिर असेट्स पे, फिर पीएनएल पे। बच्चों टाइम को मत देखे, पढ़ता जा, जब बोलने वाले स्पीकर में एनर्जी है तो तू जो पहला है पढ़, सुनने वाले में तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए। देखिए भाई, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में बोला गया है शेड्यूल 3 of the Company Act 2013 requires non-current liability to be classified into, इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है, इसके अंदर लाइन से याद होंगी ये कैटेगरी, ये लाइन बाजी कर लेना। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट स्टार लगा हुआ है, कुछ पॉइंट होगा इसके ऊपर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी स्टार, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। स्टार में ये बोला गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, मतलब आपको जहां तक कोर्स में इवैल्यूएशन इसका नहीं करना है क्योंकि आपके सीबीएसई में से कट है। हाउएवर देयर प्रेजेंटेशन एंड बैलेंस शीट कैन बी इवैल्यूएटेड, इनके प्रेजेंटेशन को आपको देखना है कि कैसे दिखाना है। तो भाई अब पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसमें मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन अंडर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन अंडर द फॉलोइंग हेड इन द नोट टू अकाउंट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपको पहला पॉइंट खोल रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपने पहला पॉइंट खोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैलेंस शीट में। अब इसके अंदर वो नोट्स टू अकाउंट में खोलोगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर भी 5 चीजें आती हैं, डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, जिसमें 2 तरह के टर्म लोन होते हैं, बैंक से भी ले सकते हो और किसी अदर लेंडर से भी ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन एंड एडवांसेस, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। अभी इसमें थोड़ा सा और आपको पढ़ना है, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये मैं आपसे आईओडी में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया है, ये घर से पढ़ लेना पूरा। सेकंड है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, मैं इसको समझा देता हूं, इसका प्लेस जो है वो अपन अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डीटी और टीईएस में विरोधाभास है, कॉन्ट्रेरी, दोनों बातें एक दूसरे की अपोजिट सी हैं, ठीक है। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब क्या है, देखो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है वहां से 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपके डिवेंचर पेमेंट होने वाले हैं, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी पेमेंट होने वाली है, तो वो फिर आपकी क्या हो जाती है, इन सच अ केस पार्ट ऑफ द बोरोइंग, जितना भाग, जरूरी नहीं कि पूरी आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 20 लाख का सामान पड़ा है, पूरे 20 लाख नहीं, एक पार्ट, उसका थोड़ा सा हिस्सा, पार्ट ऑफ द बोरोइंग दैट बिकम्स ड्यू फॉर रीपेमेंट इज शोन अंडर मेजर हेड करंट लायबिलिटी। आपको इसको कहां दिखाना पड़ेगा, जो आपका पेमेंट में जा रहा है, जितने का पेमेंट करोगे मेन हेड चलेगा करंट लायबिलिटी एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब हेड आपका रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखाएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। फॉर एग्जांपल टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम अ बैंक, installment falling due for payment within 12 months from the balance sheet, assuming operating cycle period to be less than 12 months। कंपनी का 12 महीने से कम का है ऑपरेटिंग साइकिल, मैटर नहीं करता, इमैटेरियल है, 12 महीने तो माना ही जाएगा। विल बी शोन एज करंट मैच्योरिटी, इसको आप कहां दिखाओगे, करंट मैच्योरिटी में ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स? एनीबॉडी नोस? राइट, just use your right to speak part। Ma'am, my question is that what is the difference, या what is the meaning of, या what is the difference, major difference between short term borrowings and current maturity of long term debt? इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों करंट लायबिलिटी का पार्ट है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ऐसा ही है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी में ही तो आता है, और मेजर हेड तो करंट लायबिलिटी है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। वो बात अलग है कि वो उसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, बट इन दोनों बातों में फर्क क्या है टेक्निकली, कोई बताएगा? मैं बताऊं, देखो अगर आपकी बोरोइंग्स
इश्यू ही 12 महीने से कम समय के लिए हुई है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है एग्जैक्ट, वो इस हेड से अलग है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जैसे मैं आज बोरोइंग्स इश्यू कर रहा हूँ करंट ईयर में, और 12 महीने के अंदर अंदर उनका पेमेंट भी हो रहा है, ना कि मैं किसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से खींच के ला रहा हूँ उसको, तो वो आपकी जाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और जो चीजें आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू की हैं, और उसमें से जिनकी रिडेम्पशन डेट आ रही है बैलेंस शीट के बाद 12 महीने के अंदर, वो पार्ट आपका कहलाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इट हैपेंस, मैंने तो बोला था यूज योर राइट टू स्पीक पार्ट, कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे बोलने वाले होते हैं पर बोल पाते नहीं है, कोई बात नहीं। गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं मैडम, अब देखेंगे सब गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं। चलिए इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए भाई। अब इसके बाद आ जाइए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, थोड़ा सा समझ लेते हैं कहीं काम आ जाए, पेट बड़े गुन देगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम, मतलब अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम से कंपेयर किया जाता है, दोनों में फर्क होता है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों अलग होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग इनकम में टैक्स लगा के चलते बनते नचच के चले जाते हैं, वकील के पास वो भगा देता है आपको गेट आउट, या घटिया तरीके से आप क्लब कर लाए हो, बीवी की पति के में, पति की बीवी के में, ससुर की सास के में, ऐसे क्लबिंग ऑफ इनकम उल्टी सीधी कर लेते हैं। पर वो आईटी एक्ट के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम अलग होती है। तो कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है विच इज टेम्परेरी इन नेचर, वो किसी रीजन से आया है, उसके पीछे भी एक वजह होती है ना। इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंस, उस डिफरेंस पर जो इनकम टैक्स है, देखिए ना अकाउंटिंग इनकम की बात हो रही है ना टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, उन दोनों इनकम के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस पर जो इनकम टैक्स है उस, अब ये कैसे, अब सर ये कैसे आप बोल रहे हो, जैसे मान लो आप अपनी अकाउंटिंग इनकम लेके गए 1 लाख, इसमें एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, आप अपना अकाउंटिंग इनकम लेके गए 1 लाख, उस पे आप टैक्स बना के मान लो 10%, एक मोटी सी रफली बात कर रहा हूँ 10,000, उन्होंने आपकी टैक्सेबल इनकम निकाली साहब 1,20,000, उस पर टैक्स बना 12,000, तो दोनों के बीच में जो टैक्स का डिफरेंस है उसे समझो वो है 2,000, वो हो गया जो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो केवल नहीं, वो केवल डेफर्ड टैक्स कहलाएगा, वो ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी ना डेफर्ड टैक्स असेट्स है। अब वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रोनाउंशिएट होगा, कब वो डेफर्ड टैक्स असेट्स होगा, और उसके बाद भी नेट वर्ड यूज करते हैं। पहले हमें लायबिलिटी और असेट समझना है, फिर नेट की पंगेबाजी समझनी है। देखिए इसमें क्या है, इन केस अकाउंटिंग इनकम, ये याद कर लेना, इन केस अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, इट इज रिजल्टेड इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी टैक्सेबल इनकम से, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो जो टैक्स गैपिंग जो आया है, वो आपका गैपिंग इनकम पे जो टैक्स आया है वो आपकी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। और अगर उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा इन्होंने एक और बात बोली है, द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट्स इज एडजस्टेड टू द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट और डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट एज द केस में भी। देखिए पहले से भी आपके पास बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट हो सकता है, फिर आप अब करंट ईयर में जो आपने किया है उसको उसमें क्लब करते हैं, फिर एक नया डिफर्ड टैक्स निकालते हैं। अब हो सकता है कि आपके पास पहले डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी और अब आपने जो फंदड़ू किया उससे निकला नेगेटिव, यानी डिफर्ड टैक्स असेट्स, तो इस डिफर्ड टैक्स असेट्स को उस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में से वो करिएगा, कंक्लूजन दिखाइएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। ये आगे बोला भी है इसने। अब देखिए इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, इस एग्जांपल को भी समझ लो, केस स्टडी ने डाल दे किसी प्रकार की पेपर में। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन SLM मेथड, बट इनकम टैक्स एक्ट, मतलब आपने अपने घर में जो अकाउंटिंग की है ना, उसमें आपने जो डेप्रिसिएशन का मेथड अडॉप्ट किया है वो आपने SLM किया है, बट वो जो आपका IT एक्ट है 1961 अलाउज इट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो कह रहा है रिटेन डाउन वैल्यू से लगाओ, तो दस द डिफरेंस विल बी अराइज, डेफिनेटली डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि एक भाई SLM से डेप ज्यादा लगती है, WDB से आपने डेप लगाई होगी तो वो कम लगी होगी, तो आपकी डेप कम होगी, यानी कि आपने एक्सपेंसेस कम दिखाए,
नहीं, आपकी डेप्थ ज्यादा लगी हुई है तो इसका मतलब आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाई होगी, क्योंकि आपने एसएलएम फॉरवर्ड आपने अडॉप्ट की है ना, इस एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपने एसएलएम फॉलो किया है तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है डेप्थ के रूप में, तो आपकी प्रॉफिट कम आ रही है, ठीक है ना। और आपने जानबूझ के किया ये, यू आर सो क्लेवर, आपने सोचा हम फर्जी दिखा दें, क्योंकि हकीकत में थोड़ी ना रहेगी आपकी उस पर एसएलएम से, लेकिन आपने दिखा दी, क्योंकि आप जितना अपना टैक्स कम दिखाओगे, जितनी इनकम कम, प्रॉफिट जितना कम दिखाओगे उतने तो टैक्स कम लगेगा। अब प्रॉफिट को कम करने का तरीका क्या है कि आप अपने खर्चों को बढ़ाओ, और खर्चों को बढ़ाने के लिए एक तरीका है डेप, क्योंकि डेप एक ऐसा है जो नॉन कैश आइटम है ना। तो आपने क्या करा, अपनी इसी से मालूम है एक सीक्रेट रिजर्व का भी क्रिएशन होता है, 11 में पढ़ा होगा, अपनी फिक्स्ड एसेट्स को ज्यादा डेप्रिशिएट कर दो और सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है इससे। 11 में था सीक्रेट रिजर्व, प्रोविजन रिजर्व चैप्टर में, पता नहीं आपके कोर्स में था कि नहीं था, इस बार तो वो चैप्टर ही उड़ा दिया, सीबीएसई से चैप्टर नहीं आया 11 में। तो इसमें क्या करते हैं, तो आप ये देखिए, आप जब एसएलएम से लगा रहे होंगे तो आपने अपना एसएलएम में डेप्थ ज्यादा आती है भाई, तीसरे साल भी आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगा रहे हो, तो आपकी 1 लाख की 10% 10,000, और वहां डब्ल्यूटीपी से मान लो तीसरे साल शायद 70,000 या 80,000 होती, तो उस पर निकालते तो 8,000 आती, तो आपने 2,000 रुपये खर्चा बढ़ा दिया, क्योंकि था नहीं वास्तविक, टेम्परेरी इन नेचर, मैं बोला था वहां पर। तो इस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट वहां कम हो गया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो अकाउंटिंग इनकम कमाई, आप होशियार बनकर उस पर टैक्स कम स्लैब में कमाए, आप पीक वाले हाई स्लैब रेट में नहीं आए आप इनकम टैक्स की, और आप चल गए टोपी पहन के, लेकिन वो तो बहुत होशियार है, उन्हें समेट दिया, आ जाओ, ठीक है ना। तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो thus the difference will arise between the two income, but it is temporary in nature, because at the end of the life of an asset, depreciation under SLM and diminishing method will become almost equal, एंड में सब इक्वल हो जाता है, कहने वाली बात है, क्योंकि लाइफ तो पता है ना हमें कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपीयर अंडर नॉन करंट लायबिलिटी इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अपीयर अंडर नॉन करंट लायबिलिटी in the equity and liability part of the balance sheet and deferred tax assets net under non current assets in the assets part of the balance sheet। इन दोनों की सिचुएशन बताएंगे कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाई जाएगी और डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट वाली नॉन करंट असेट्स के अंदर दिखाई जाएगी। The two term are interrelated as balance in deferred tax liability net in 1 year may get converted into deferred tax assets नेट इन द नेक्स्ट ईयर एंड वाइस वर्सा। आपके पास अभी लायबिलिटी आई थी, लेकिन इस बार आपकी असेट्स ज्यादा थी, उसमें से उसको कवर करने के बाद जो बचा वो असेट्स बचा। मैंने अभी यही बोला था आपसे, आपकी बैलेंस शीट में जो चीज टंगी हुई आई है प्रीवियस और करंट ईयर में जो एक्शन हुआ था उसमें आपने उसको एक्यूमुलेट किया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाए, लायबिलिटी जो है वो असेट्स में कन्वर्ट हो जाए या असेट जो है वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, और वाइस वर्सा दोनों के लिए यही बात है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स असेट्स लायबिलिटी एंड डिफर्ड टैक्स असेट्स आर ओनली बुक एंट्रीज, ये केवल बुक एंट्री, एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आर बुक एंट्रीज, दे आर नीदर एक्चुअली लायबिलिटी नॉर एक्चुअल असेट्स, ठीक है। इन द केस द नेट, अब सुनिए, इन द केस द नेट बैलेंस इज क्रेडिट इट इज शोन एज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इन केस द नेट बैलेंस इज डेबिट, सब मिला मिलू के बाद अभी जो हमारा क्रेडिट में बच रहा है तो वो लायबिलिटी, डेबिट में बच रहा है तो हमारा असेट्स है। ये हमने क्या पढ़ा, ये हम क्या पढ़ रहे थे देर से, हम पढ़ रहे हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के 4 पार्ट पढ़े थे ना हम लोगों ने नॉन करेंट लायबिलिटी के। पहला पार्ट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम पढ़ चुके, दूसरा पार्ट था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमने वो फिनिश किया है। अब हम तीसरे वाले लाइन पे आ रहे हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिए इसमें इन्होंने, मैंने डाला है ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में 2 चीजें हैं लॉन्ग टर्म के, यानी देखो यहाँ बात अपने आप समझ जाना, 12 महीने से ऊपर की बात हो रही है ना, और इसमें वो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड चीजें होती है जिसमें 2 चीजें आती है, क्रेडिटर और पीपी, ठीक है। और अदर्स में क्या एक और चीज आ रही है, एक तो ट्रेड पेबल आता है इसके अंदर और दूसरा आता है इसके अंदर अदर्स, और अदर्स में क्या आता है, प्रीमियम, सुन लो अच्छे से, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेमेबल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इफ डिवेंचर आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये कौन से वाले प्रीमियम पेबल है, एक बार हमने करा था ना, मैं उस दिन भी बोला था 10,000 और 15,000 में से 10,000 उधर और 5,000 उधर, तो वो जो 10,000 थे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जिनके भी ड्यू डेट इस 12 महीने के अंदर नहीं पड़ रही, लेकिन हमने प्रॉमिस किया हुआ है जब भी देंगे, हमने प्रॉमिस किया हुआ है जब भी पेमेंट करेंगे प्रीमियम पे करेंगे, तो वो हमारी फर्स्ट ईयर में लायबिलिटी क्रिएट हो गई होगी ना, तो वो हमें फर्स्ट ईयर में जब वो बन गई है तो उसको कैरी फॉरवर्ड ईयर आफ्टर ईयर कौन से हेड में करेंगे, जब तक उसकी ड्यू डेट वाला ईयर नहीं आ रहा होगा, हम उसको करेंगे अदर्स में। नॉन करेंट लायबिलिटी मेन हेड,
सेकंड उसका जो सब हेड है वो है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके अंदर भी नोट्स टू अकाउंट में अदर्स में जाकर के करेंगे इस प्रीमियम, ठीक है। एक और है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, सेम वही प्रेफरेंशियल की रिगार्डिंग है, पर इनकी डेट 12 महीने से ऊपर की होनी चाहिए रिडेम्पशन की, ठीक है ना। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर देखिए प्रोविजंस मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू एम्प्लॉय, मतलब जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा उसके बेनिफिट को हम देने के लिए अभी से प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो रिटायरमेंट है ना, हु विल रिटायर आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो बदतमीज आदमी भी 12 महीने के अंदर नहीं फैलने वाला। तो इस तरीके के प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं। क्लियर हो रहा है? यानी कि एक तो प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, ठीक है। और अनदर एग्जांपल इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स दैट रिलेट्स टू द पीरियड आफ्टर 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब वो वारंटी जो 12 महीने से ऊपर की है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 2 साल की वारंटी होती है ना, तो उनके रिगार्डिंग में हमें प्रोविजन करके चलना पड़ता है। 12 महीने के अंदर की प्रोविजन वारंटी वाले सौदे जो हैं वो इसमें रहेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट पर 12 मंथ से ऊपर की वारंटी होती है, तो वो कंपनी जो 12 मंथ से ऊपर की वारंटीज देती है ना, वो उनके लिए पहले से प्रोविजन करके चलती है। फैल गए तो तुम आगे मोटा के भाई प्रेस बुक दी भाऊजी दियो, तो कहाँ से देंगे, क्योंकि उसको प्रेस को सही कराने में खर्चा तो लगेगा, तो वो प्रोविजन करना पड़ता है प्रॉफिट में से पहले। अच्छा ये हो गया। इसके बाद ईच आइटम, लिसन, ईच आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म, हेलो नहीं, ईच आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज डिस्क्लोज्ड शोन सेपरेटली, जितने भी प्रोविजन है ना सबको नोट्स टू अकाउंट में अलग अलग एक के नीचे दिखाना है, ठीक है। विच आर टोटल्ड, बाद में उन सबको टोटल करना है, एंड सिंगल अमाउंट इज शोन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बैलेंस शीट के मोड़े पे जाके जो ठोकना है वो एक अमाउंट ठोकना है ऑन द फेस, मोड़ा लिखा है उसमें, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, बेटा मैंने पहले भी बताया ग्रेजुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, ये भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, जिन लोगों को छुट्टी मिलती है जिसको वो लेते नहीं है उसका पैसा लेते हैं, तो वो कहाँ से देंगे उनको पैसा, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्पेल पे हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी का, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में गाइस शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट करंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड, इसमें भी 4 सौदा है, वही वाले 4 सौदा है, बामें था लॉन्ग टर्म बोरिंग, जामे शॉर्ट टर्म बोरिंग, बामें था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जामे ट्रेड पेबल, बामें था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जामे अदर करंट लायबिलिटी, बामें था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जामे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बाकी 5 जाके 4, ठीक है ना। अब आ जाओ फटाफट से शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर बोरोइंग्स of the company which are due for payment within 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet, 12 महीने के अंदर अंदर या फिर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ऊपर की है तो उसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो, नहीं उसके अंदर अंदर आप, हाँ उसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अब इसमें आ जाइए, ईच शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने ऑफ लाइन, ईच शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज डिस्क्लोज्ड or shown in the notes to account on short term borrowings, notes to account में short term borrowings में हर एक borrowings को अलग ले जाना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सी आती है, पहली लोन रिपेबल ऑन डिमांड, जितने भी लोन रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं ना, ये अभी दे ले जाओ, अभी दे दो बाबूजी हमें लोन, जब मत जियो मांग लियो, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आते हैं जो लोन आप लेते हैं। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। तीसरा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये आ गए यहां पर, ठीक है। चौथा लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेबल, कोई 12 महीने के अंदर किसी और लेंडर से ले लिया, आपने बैंक से नहीं लिया। पांचवा डिपॉजिट्स, लोगों ने आपसे आपके पास डिपॉजिट किया पर वो 12 महीने के अंदर अंदर तोड़ लेंगे उस डिपॉजिट को। इसके अलावा अदर लोन एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कोई और लोन हो जिसका नेचर आपको पता होगी किस चीज का होगा, किस चीज के लिए आपने लोन दिया है, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर आप बटोर लेंगे। बटोर नहीं लेंगे, लोन लिया है आपने और 12 महीने के अंदर अंदर रीपेबल कर देंगे, ये लायबिलिटी चल लेंगे, दूसरा बटोर लेंगे, हाँ दूसरा बटोर, ठीक है ना। इसके बाद गाइस मैंने जो भी बताया था करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या डिफरेंस है, वो मैंने ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ है सेल्फ, इसे घर से खुद पढ़ना है, वैसे मैंने पढ़ा दिया है। आगे चलते हैं। हाँ तो हाँ जी, हम कहाँ थे, हम करंट लायबिलिटी के 4 पिलर पे लड़ रहे थे, पहला पिलर हमने तोड़ दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अब दूसरे पिलर को गिराने जा रहे हैं ट्रेड पेबल, और इसमें ज्यादा गिराने के लिए कुछ नहीं है,
क्रेडिटर एंड बिल पेबल आते हैं इसके अंदर, और अ लायबिलिटी, लेकिन इसके अंदर 12 महीने वाली बात बार बार ध्यान रखनी है। अ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो, अ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं, जूता का बिजनेस है कोई और बात कर रहा है तो, ठीक है, इज नॉट शोन एज ट्रेड पेबल। सर आप कुछ एग्जांपल से समझाओ। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेडिंग कंपनी सेल इट्स फिक्स्ड असेट्स थ्रू एन एजेंट। कौन बच रहा है? एक ट्रेडिंग कंपनी अपनी असेट्स बेच रही है। अब ट्रेडिंग कंपनी का काम अपनी असेट्स बेचने का थोड़ी ना है। अरे टूट गई होगी, किसी एजेंट को बिकवा दिया होगा। अ ट्रेडिंग कंपनी सेल्स इट्स असेट्स, क्योंकि उसने देखो वर्ड यूज किया ना, फिक्स्ड असेट्स। अ ट्रेडिंग कंपनी सेल्स इट्स, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी वो होती है ना जो गुड्स सेल करेगी, वो क्यों फिक्स्ड असेट्स सेल करेगी? ट्रेडिंग कंपनी तो भाई मेरे ख्याल से वो अपनी गुड्स सेल करेगी जिसमें वो ट्रेड कर रही है। फिक्स्ड असेट्स किसी कारण से वो बेच रही होगी, हमारा बेच दिया, हम तो फ्लॉप हो गए, बेच दिया सौदा ने, तो एजेंट के थ्रू आपको आपके सौदे बिकवाए जा रहे हैं। द एजेंट इज टू बी पेड 10,000 एज फी, हमें उसके 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 विल बी शोन एज अदर करंट लायबिलिटी नॉट ट्रेड। देखो एजेंट को 10,000, अगर यही एजेंट आपके गुड्स को बेचने के लिए हायर किया गया होता तो ये फिर 10,000 आपके क्रेडिटर बीपी यानी ट्रेड पेबल का पार्ट होता। ये बात समझ में आ रही है? आपकी गुड्स से रिलेटेड, ट्रेडिंग एसेट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जा रहा है तो वो ट्रेड पेबल है। लेकिन अगर वैसा है फिक्स्ड एसेट्स वगैरह के रिगार्डिंग एजेंट को कमीशन, तो ये फिर आपका अदर करंट लायबिलिटी है। अब हम थर्ड लाइन में आ गए हैं, थर्ड पॉइंट में, अदर करंट लायबिलिटी। ऑल करंट लायबिलिटी दैट आर नॉट शोन बोरोइंग एंड ट्रेड पेबल आर क्लासिफाइड एज अदर करंट लायबिलिटी। ना तो जो ट्रेड पेबल है और ना जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो आपका अदर करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी भाई 9 सौदा है। पहला, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, में पीछे के लेक्चर्स में बता चुका हूं। दूसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तीसरा, अनपेड डिविडेंड्स, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अनपेड डिविडेंड्स इसमें मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, वो पीछे पड़ा था ना, ये एप्लीकेशन पे आ गया एक्स्ट्रा पैसा, या अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने टाइम से नहीं लौटाया तो उसमें ब्याज भी देनी पड़ेगी आपको, तो वो सब सौदे आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। अनपेड, देखो अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, समझो डिपॉजिट्स की ड्यू डेट आ गई है, मैच्योर्ड हो गए, बट अनपेड है। जब तक नहीं आनी थी, 12 महीने में आनी थी, तो वो वहां जाते करंट मैच्योरिटी में, लेकिन उनकी तो आ गई ना डेट। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये किस में जा रहे हैं? अदर करंट लायबिलिटी में जा रहे हैं आपके। अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, भाई नहीं कर पाए किसी कारण से, हमने उनका कन्वर्शन या पेमेंट नहीं किया, तो फिर जो है वो आपका इसमें आएगा। मैच्योरिटी नहीं आई है, डेट नहीं आई है, आएगी 12 महीने में, तो करंट मैच्योरिटी। 12 महीने बीत गए, अब बैलेंस शीट बना रहे हैं दोबारा, फिर भी नहीं पेमेंट कराए, तो फिर यहां जाएगा वो सौदा। कॉल इन एडवांस, ये पढ़ाई तब नहीं आ जाएगा। अदर पेबल्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कोई और चीज हो जो नेचर टू बी स्पेसिफाइड। वैसे इसमें वो भी बता दिया कि वो कोई और चीज क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई जो एम्प्लॉइयों के लिए होती है ना, ये सब चीजें। अब चलते हैं फोर्थ पिलर पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? Each item of short-term provision is disclosed or shown separately in the notes to account on short-term provision, which are totaled, मतलब इनको अलग-अलग दिखाते हो, बाद में टोटल करके उसके मोड़े पे ठोक देते हैं। वो कौन-कौन सी 4 चीजें? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में 12 महीने का संतुल हुआ, यही चीज लॉन्ग टर्म में थी, यही चीज शॉर्ट टर्म में। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट टर्म में होते हैं, खर्चों के लिए प्रोविजन करते हैं, क्योंकि इसी साल वो खर्चा करेंगे और इसी साल उसका पेमेंट कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको और क्या आ जाता है, वो पीपीडी भी तो आ जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर पीवीडी आती है ना आपकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि आप इसी साल, क्योंकि डेटर आपके 12 महीने के तो होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने प्रोविजन किया है और आपको पता है कि नुकसान होएगा तो झेलेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी शॉर्ट टर्म होता है, तो ये करंट ईयर के लिए करते हैं आप। और अदर प्रोविजन, ठीक है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म में आ गए। एक और समझिए, एग्जांपल ऑफ प्रोविजन भी दिए इसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, क्योंकि आप लोगों को नाम भी तो पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में कैसे चाटोगे। प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी,
जैसे एक एक्सपेंसेस का नाम दे दिया इसने, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इतने सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये सब तो सेल्फ करने हैं। हाँ, ये सब आपको करने हैं ताकि आपका युद्ध आप समझ सको। कोई डाउट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने सब पे लिख दिया सेल्फ सेल्फ सेल्फ। अब 2 मिनट की पॉज लो वीडियो में, फिर पानी पी के असेट्स पढ़ते हैं, फिर तो पॉज लेंगे, फिर 1:30 बज गया।